दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 55। अब तक 54 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ये इम्पोर्टेंट है। टीएसटी, पीएसटी, सुपर टेट, टेट किसी भी स्टेट का हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस के लिए, इवन जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1376 से। आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए हैं? ये हमारा क्वेश्चन है 1376 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। जो साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने मटर के पौधे पर यह प्रैक्टिकल किया था। और इन्होंने मटर का पौधा क्यों सिलेक्ट किया था, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। इन्होंने इसलिए यह मटर का पौधा सिलेक्ट किया था क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध था, 6 महीने में उगने वाला पौधा था, लगभग सभी कंट्री पर अवेलेबल था और सस्ता था। जो मटर का पौधा है इसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम होता है। इन्होंने 2 अनुपात दिए थे। जो फर्स्ट अनुपात है, जिसको फर्स्ट जनरेशन का रेशियो कहते हैं, वह है 3:1, अर्थात 3:1। इसके बाद इन्होंने सेकंड जनरेशन का एक दिया था जिसको F2 भी कहते हैं, वह था 9:3:3:1, अर्थात 9:3:3:1। ये इन्होंने दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आप बता सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। आइए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था। आनुवांशिकता का पिता भी मेंडल को ही माना जाता। वाटसन ने जेनेटिक्स नाम दिया था। अगर आपसे पूछा जाए जेनेटिक्स, जैसे आनुवांशिकता हिंदी हो गई, इसकी इंग्लिश जेनेटिक्स होती है, तो जेनेटिक्स जो शब्द है फर्स्ट ऑफ ऑल किसने लॉन्च किया था? वह थे वाटसन। वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए का डबल हेलिकल्स मॉडल दिया था, जिसको इंग्लिश में द्विकुंडलित मॉडल कहते हैं। जॉनसन ने जीन शब्द दिया था। अगर आपसे पूछा जाए जीन शब्द किसने दिया था, तो जॉनसन ने दिया था। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर पौधे को चुना था। आनुवांशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाला लक्षण है। अब आप ये समझो कि आनुवांशिकता होता क्या है, इसको आप कैसे समझेंगे। जैसे हम लोग हैं, तो जो हम लोगों के गुण हैं वो मम्मी पापा से मैच करते हैं, कुछ ना कुछ मैच करते हैं, या दादी बाबा से मैच करेंगे, या नानी नाना से, अंकल आंटी से, अंकल से मैच करेंगे, या फिर मामा से मैच करेंगे। बट आंटी से या मामी से मैच नहीं करते, क्योंकि वो लोग हमारी फैमिली से नहीं होते हैं। तो यही आनुवांशिकता होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब कुछ गुण, कुछ विशेषताएं परिवर्तित होती हैं या ट्रांसफ़र होती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को आनुवांशिकता, इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग, आइए 1377। यह क्या दिया गया है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? मोलस्क को मोलस्का भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, घोंघा। घोंघा की विशेषता क्या होती है कि उसका जो शरीर होता है वह एक कैल्शियम कार्बोनेट के कवर के अंदर होता है, जिसको आप लोग लोकल लैंग्वेज में शंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शंख। बड़ा शंख होता है एक बजाने वाला, वो भी घोंघा से ही निकाला जाता है। एक छोटा सा शंख होता है जो मोरंग में मिल जाएगा, नदियों किनारे मिल जाएगा, तो कैल्शियम का बना होता है, उसके अंदर ये घोंघा रहते हैं। घोंघा की जो बॉडी होती है वो बेहद सॉफ्ट होती है और ये काफ़ी स्लो गति से मूवमेंट करते अर्थात चलते हैं। घोंघा जीव मोलस्का फैमिली से संबंध रखता है। अब देखिए इसमें मोलस्का संघ के समान लक्षण है, सिर, अतरांग तथा पाद में विभक्त होते हैं। इस संघ में कवच उपस्थित होते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। आहार नाल पूर्ण विकसित होती है। जो आहार नाल इनमें होती है वह पूर्णतः डेवलप होती है। श्वसन गिल्ड या टीनिडिया द्वारा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोलस्का संघ के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं वह श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, तो वह गिल्ड या टीनिडिया के माध्यम से करते हैं। उत्सर्जन का जितना भी कार्य होता है वृक्क या किडनी के माध्यम से करते हैं। रक्त कैसा होता है? रंगहीन, अर्थात इनके ब्लड में किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं होता। जैसा कि मनुष्य में कैसा रंग होता है? रेड होता है। रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से जंतुओं का रक्त रेड होता है।
सिप्रिया कौड़ी नाम से और डोरिन समुद्री नींबू नाम से जाना जाता है। ये किस किस के नाम से? सिप्रिया कौड़ी और डोरिन समुद्री नींबू के नाम से जाने जाते हैं। ऑक्टोपस 8 ओरल आर्म मोलस्का संघ से है। देखो, ऑक्टोपस का मतलब ही होता है कि 8 पैर, तो उसके क्या होते हैं? 8 पैर समझ लो, चाहे आप 8 हाथ समझ लो। विभिन्न जो देशेस हैं, जितनी भी कंट्री हैं, उनमें इनको खाया भी जाता है। किसको? ऑक्टोपस को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1378। देखिए क्या है। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? देखिए, जो जानवर होते हैं उनकी स्किन निकाल के ये काम किया जाता है। देखिए क्या है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिप। टिपी इसको कहते हैं। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से सांस्कृतिक या पुराने तरीके से, पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले शंक्वाकार या क्रोनिकल तंबू को टिपी कहते हैं। टिपी रेड इंडियनों द्वारा निर्मित तंबू का आवास होता है। टिपी मुक्ता बिसन बेल के चमड़े से बनाया जाता है। किसके? बिसन बेल के चमड़े से स्पेशली यह बनाया जाता है। और यूर्थ जिसको कहते हैं, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों, किर्गिज, कालमुक और कज्जाक द्वारा पशुओं की खालों से बनाई गई अस्थायी निवास होता है। अर्थात ये लोग टेम्परेरी रेजिडेंस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। और इग्लू टुंड्रा प्रदेश के एस्मिको जिसको कहते हैं, देखिए इसमें एमिको दिया गया है, एस्मिको भी कहते हैं। एमिको प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्ध गोलाकार आवास होता है। जो बर्फ में सी शेप्ड का एक बनाया जाता है उसे आप अर्ध गोलाकार भी कहते हैं। यह इग्लू हाउस कहलाता है। क्रॉल, वांटू, काफिर एवं जुलू जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। कॉर्ब वांटू, काफिर एवं जुलू जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। आइए अब देखें क्वेश्चन नंबर 1379 1379। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने ही विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं की खोज वगैरह भी की थी और खुदाई भी की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। देखिए, आइए क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 में लाया गया था। इसके अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1904 में। इसका प्रथम डीजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। देखिए 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, लगभग सभी को पता होगा, उस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और उसी दौरान 1904 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। देखो, इन्होंने विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्लेसेस मिली, जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, तो इन सब की खुदाई वगैरह में विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो निकली उनके बारे में विस्तृत जानकारी कनिंघम के द्वारा दी गई है। अब क्वेश्चन देखेंगे 1380। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है, अर्थात इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है केकड़ा। केकड़ा अर्थात क्रैब जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है केकड़ा। कैंसर कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि से होता है। अर्थात जब कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि करें, बिना रुके लगातार वृद्धि करती रहें, तो वह कैंसर का रूप धारण कर लेती है। कैंसर के स्थापित होने में लगे समय को लेटेंट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट पीरियड इसको कहा जाता है। कैंसर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमियास, लिम्फोमास। क्या होता है? लिम्फोमास, ल्यूकीमियास, सार्कोमास, कार्सिनोमास। ये होते हैं 4 प्रकार के कैंसर। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1381। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉल हरमन मुल्लर ने। अगर आपसे पूछा जाए डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? पॉल हरमन मुल्लर ने किया था। और जीव जंतु के लिए घातक होने के कारण इस पर प्राय रोक लगा दी गई। ये एक प्रकार का क्या था? कीटनाशक दवा थी जो छिड़की जाती थी। उस चारे को, उस फसल को अगर जानवर खाते थे, उनकी भी क्या हेल्थ बिगड़ जाती थी, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई। बट फिर भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता है।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1382। देखिए क्या दिया गया है। शरीर के किस भाग में पित्त रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए यकृत। यकृत को लिवर इंग्लिश में और इसे जिगर भी कहा जाता है। तो जो यकृत भाग में कौन सा पित्त रस या बाइल जूस वहीं से उत्पादित होता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अनीमिया को, जिसे अनोनिया कहते हैं, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। स्पेशली अमोनिया यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फाइब्रोनोजिन क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में। अगर यहाँ पूछा जाए विटामिन कौन सा था, तो विटामिन के। अगर विटामिन के की संतुलित मात्रा आपके शरीर में है तो चोट लगने पर तो ब्लड कुछ समय बाद ऑटोमेटिक थक्का बना लेगा और रुक जाएगा। तो फाइब्रोनोजिन जो प्रोटीन है वो उत्पादित कहाँ होता है? वह यकृत में ही उत्पादित होता है। हेपारिन का उत्पादन, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है, यकृत में होता है, जो रक्त को थक्का बनाने से रोकती है। अर्थात जो बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा, अगर वही जम जाए या थक्का बना ले तो क्या है कि डेथ होने की प्रबल संभावना बढ़ जाएगी, या यूं कहे डेथ ही हो जाएगी। बट रक्त का थक्का ना बने इसके लिए कौन है? हेपारिन जिम्मेदार है। रक्त का थक्का बने बाहर चोट लगने पर वह फाइब्रोनोजिन होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1383। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन इसको कहते हैं। वसा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। दूध से वसा निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की क्रिया को पाश्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको? पाश्चराइजेशन कहते हैं, लंबे समय तक दूध को। और एक चीज़ दूध के बारे में बता दें, ये जब दूध से दही में परिवर्तित होता है तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण ये दूध से दही में परिवर्तित होता है। सेकेंड, दूध अपने आप में एक संतुलित आहार भी कहलाता है। आइए अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1384। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ब्रोंकाइटिस। क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं जब श्लेष्मा की झिल्ली में सूजन आ जाती है। ट्रैकोमा आंखों की बीमारी होती है। ब्रोंकाइटिस आंख की संक्रमण बीमारी होती है। दृष्टि वैषम या अविद्युंकता जिसको कहते हैं, आंख की बीमारी है। आंख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। जो नहीं कहते किसी की ब्लू आइज हैं, रेड आइज हैं, ब्राउन आइज हैं, ब्लैक, तो सब वो आइरिस का खेल होता है। आइरिस की वजह से आंखों का रंग डिसाइड होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1385। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी की गठन का कारण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अधिक पानी। अगर आपकी बॉडी में पानी की मात्रा दोस्तों सही, आप अधिक से अधिक 4 से 5 लीटर डे में पानी पी रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपके शरीर में जल्दी कोई भी बीमारी नहीं होगी, ना ही किसी टाइप्स का कोई स्टोन्स बनेगा। आइए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अधिक पानी पीना पथरी बनने का कारण नहीं है। अनियमित दैनिक जीवन एवं अधिक समय तक पेट को खाली रखना, पानी कम पीना आदि पथरी का कारण होता है। वृक्क जिसको किडनी कहते हैं में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। आपने सुना होगा कि उसकी किडनी में पथरी हो गई। तो क्या होता है उसमें? तो आपने सुना होगा किडनी में स्टोन्स हो गई, तो वो जो बनी होती हैं स्टोन्स वो होती हैं कैल्शियम ऑक्सलेट की। किसकी होती? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़ रोग होता है। डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह रोग भी कहते हैं। पथरी का उपचार सर्जरी या लेजर आदि विधि द्वारा उसे निकालने या नष्ट करने के द्वारा होता है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्पादन उत्सर्जन होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई जो नेफ्रॉन होती है, वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1386। देखिए क्या है। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गुलिकाओं के आकार जिसको ग्लोब्यूल्स कहते हैं को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, होमोजेनाइजेशन। क्या कहते हैं? होमोजेनाइजेशन कहते हैं।
ये देखो दोस्तों, आंसर रहा होमोजेनाइजेशन। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दूध में समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गुलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समान मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जली विलयन और हवा। विषमांग मिश्रण, जिसको हेट्रोजीनियस या हेरोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल बारूद, कुहासा आदि है। पदार्थ की चार अवस्था होती, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। एक और दी गई है, कंडेंसेंट कुछ करके दी गई है दोस्तों। तो अब 5 विशेषताएं इसकी हो गई हैं। पदार्थ स्ताप क्या 4 पार्ट्स हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 1387, स्लीप अपनिया, जिसको एपनिया भी कहते हैं, सोते समय खाली स्थान खर्राटे मारने से संबंधित है। स्लीप एनीमिया अर्थात आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो सोते हैं तो खर्राटे बजाते हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है। तो इसका क्या, स्लीप एपनिया से ही ये संबंध होता है, खर्राटे मारना। स्लीप अपनिया का कारण वायु प्रवेश के समय श्वसन में रुकावट होती है। जैसे आप श्वसन क्रिया कर लें, आप लेटे हैं, तकिया आपके सिर के नीचे, जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो उस दौरान दोस्तों खर्राटे बजते हैं और लोग कहते हैं ये जेनेटिक होता है। दोस्तों ये जेनेटिक्स नहीं होता है, बट ये क्या डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1388 पे। देखिए क्या है 1388, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको कहते हैं। फिर से दोस्तों इस क्वेश्चन को देखें कि निम्नलिखित में से कौन से हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से कार्य को बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाए इकोकार्डियोग्राम। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वह दिल की धड़कन के बारे में बताता है, ना कि कार्य के बारे में। ओके क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे इसके क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप में बताता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से भी हृदय की अच्छी तरह से जांच की जाती है। स्टेथोस्कोप हृदय रोग को जांचने का प्रारंभिक महत्वपूर्ण यंत्र है। पेसमेकर हृदय में अनियंत्रित होने पर संतुलन बनाते हैं। कौन, पेसमेकर। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1389, 1389, रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाए विटामिन ए। जो रेटिनॉल है वह विटामिन ए का यह एक साइंटिफिक नेम है। और विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होता है वह गाजर होता, और बाकी सभी पीले प्रकार के फलों से गाजर मिलती है, सॉरी विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए इम्पॉर्टेंट होता है अपनी आँखों की रोशनी के लिए, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको नाइट ब्लाइंडनेस या हिंदी में रतौंधी कहते हैं, अर्थात शाम के वक्त दिखाई ना पड़ना। और गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वह थायमीन होता है। थायमीन की कमी से जो रोग होता है वह बेरी होता है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन होता है, और जो विटामिन के रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन सी, इससे स्कर्वी रोग होता है। इसके मुख्य स्रोत सारे खट्टे पदार्थ होते हैं, और इसका नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो होता है सूखा रोग, जिसको इंग्लिश में रिकेट्स या युवाओं में ऑस्टियोमोलोसिस अर्थात हड्डियों का मुड़ना रोग हो जाता है, और इसका नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई की बात करें तो इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। और इम्पॉर्टेंट स्रोत देखना चाहें तो विटामिन ई के तो एग हो गया, चिकन हो गया, सोयाबीन हो गया, इत्यादि चीज़ें इसके मुख्य स्रोत होते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 1390। देखिए क्या है, खालिस्तान की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। किसकी, ये होती है दोस्तों सांप और सीढ़ी। क्या है, सांप और सीढ़ी। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। सांप और सीढ़ी खेल मुख्यतः बच्चों के मनोरंजन के लिए शुरू किया गया था। सांप और सीढ़ी खेल वास्तविकता एवं तकनीकी दृष्टि से पूरी तरह प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता है। शतरंज की शुरुआत भारत से मानी जाती है। ग्रैंड मास्टर की उपाधि चेस में दी जाती है। भाग श्री थिप्से 1988 में ग्रैंड मास्टर की खिताब जीतने वाली प्रथम महिला थी। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम महिला कौन थी,
तो वह भाग्यश्री थिप्से थी जिन्होंने 1988 में जीता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1391। देखिए क्या है। टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सुक्रोज। क्या? सुक्रोज। टेबल दानेदार चीनी मुख्य सामान्यतः सुक्रोज के रूप में जानी जाती। सुक्रोज डाइसैक्राइड्स के दो अणुओं के संयोजन के साथ एक डाइसैक्राइड्स बनाता है। माल्टोज लैक्टोज भी डाइसैक्राइड्स है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज। देखिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात हो तो सुक्रोज, और ग्लूकोज ग्लूकोज बने तो माल्टोज का निर्माण होता है। ये सब शक्कर की प्रजातियां हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1392। खालिस्तान के मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो क्या नहीं है? मैक्रो। बाकी बॉल और सॉकेट ये भी है, ग्लाइडिंग भी है और सैडल भी है, बट जो मैक्रो है किसी भी तरीके से मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। जो मैक्रो है ये मानव हड्डी का जोड़ नहीं। मानव शरीर में जिसको एडल्ट कहते हैं, उसमें एडल्ट में अर्थात 206 हड्डियाँ होती हैं। हथेली की हड्डियाँ मेटाकार्पल्स जिनकी संख्या 10 है। कलाई की हड्डी कार्पल्स है जो कि 16 होती हैं। पिंडली की हड्डियाँ टिबिया फिबुला है जो कि 4 हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1393। विटामिन ए किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। जो विटामिन ए है इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है। इसका मुख्य स्रोत गाजर है और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है, अर्थात शाम को दिखाई नहीं पड़ता है। और देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया संक्रमणों का खतरा आदि हो सकता है। विटामिन ए मिलता कहाँ से? गाजर से के अलावा दूध, अंडा, सब्जी, पनीर आदि में पाया जाता है। विटामिन B5 का जो नाम होता है वह बायोटीन होता है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है B7, ध्यान रखिएगा। जो विटामिन B7 होता है वह बायोटीन होता है। बायोटीन कमी से लकवा, बालों का झड़ना आदि रोग होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग 30 की उम्र में, 25 की एज में टकले होने लगते हैं, उनके सिर से बाल जाने लगते हैं। तो समझ जाइए उस व्यक्ति के में सबसे पहले तो कवक की वजह से बाल झड़ते हैं। दूसरी चीज़ जो विटामिन होता है वह होता है B7। क्या होता है? B7, जिसको बायोटीन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर बायोटीन ले लगभग 6 मंथ 1 ईयर और ट्रीटमेंट कराए तो उसके बाल गए हुए वापस आ जाते हैं। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वह साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से एनीमिया या पांडु रोग होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1394। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा क्या बनाती है? तो यह पथरी बनाती, जिसको स्टोन कहा जाता है। जो अपनी बॉडी में स्टोन्स बन जाती, पथरी बन जाती है। आपने सुना होगा पथरी का ऑपरेशन हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि ये उसी स्टोन की बात हो रही जिस यह स्टोन बना कैसे? तो ये बना है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। किससे बना? कैल्शियम ऑक्जेलेट से बना हुआ है। शरीर में अनियमित आहार और गर्म पदार्थों का अधिक सेवन पथरी का कारण बनता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क रोग है। अक्सर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेनिंजाइटिस है ये रोग शरीर के किस भाग से संबंध रखता है? तो आप कह सकते हैं कि ये मस्तिष्क से संबंध रखता है, अर्थात ब्रेन से, रिलेटेड टू ब्रेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 1395। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 सेल्सियस। ये हो गया सेल्सियस में। फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट होता है। इससे कम या ज़्यादा शरीर के लिए असहज होता और व्यक्ति बीमार हो जाता। -40 सेल्सियस में एवं फॉरेनहाइट का तापमान बराबर हो जाता, अर्थात दोनों जीरो हो जाता। ठीक है, सेल्सियस एवं फॉरेनहाइट की वैल्यू इक्वल हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1396। देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो झींगुर। झींगुर को क्रिकेट्स भी कहते हैं। झींगुर एक अजीब सी साउंड निकालता है, चट टाइप की, इस टाइप के साउंड क्रिएट करता है झींगुर। तो इसको हम लोग सोशल इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर में किया जाता। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस में किया जाता है? एपी कल्चर में किया जाता। दीमक को हम टर्माइट भी कहते हैं। लकड़ी में लग जाती, मिट्टी में लग जाती, तो क्या होता है? धीरे धीरे लकड़ी किसी में लग जाए,
खा के उसे मिट्टी में रूपांतरित कर देती, इसी को दीमक कहते हैं। स्पेशली दीमक लकड़ी में ही लगती, इंग्लिश में इसको टर्माइट भी कहते हैं। ये एक सोशल कीट होता है जो निवे या कॉलोनी में रहता है। निवे कॉलोनी जो मिट्टी के इनके आपने घर टाइप के देखे होंगे। चींटी सामाजिक प्राणी जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। एक चींटी जाती, बाकी उसके पीछे जाती हैं। चींटी अपने से 2 गुना अधिक वजन की चीज़ें उठाने में सक्षम होती है। चींटी अपने से 60 गुना वजन उठा सकती। कितना दोस्तों? 60 गुना। मैं आपको 2 गुना बता रहा था। अपने वजन का 60 गुना उठा लेती है और चींटी एक लाइन में ही कंटिन्यू चलती हैं। तो ये सोशली मैसेज देती हैं कि जब भी हम एक कार्य करें, कोई काम करें, विद सिस्टम करें, सिस्टम से कार्य करें। चींटी के डंक से मैथनोइक अम्ल निकलता है, इसीलिए खट्टापन महसूस होता है। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1397। देखिए क्या है, देखेंगे हम लोग। देखिए, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती, इसका करेक्ट आंसर हो जाए अग्नाशय या पाचक ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियास भी कहा जाता है। तो अग्नाशय पाचक ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। अग्नाशयी रस इससे निकलता है, जिसमें 9.8% जल और शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है। अग्नाशयी रस का पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। कितना होता है? 7.5 से 8.3 होता है। अग्नाशयी ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशयी। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। अगर आपसे पूछा जाए मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। यकृत को इंग्लिश में लिवर और हिंदी में जिगर भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि वह अग्नाशय ग्रंथि होती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1398। निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाए कचरा भराव क्षेत्र। तो कचरा भराव क्षेत्र विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं, कि कचरा भराव का मतलब है कचरे का निपटान करना। जब हम लोग कचरे का निपटान करें तो ये किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन या किसी टाइप का कोई भी पोल्यूशन या प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1399। देखिए क्या है। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक एक्वेरियम के बारे में बात सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है। एक्वेरियम मनुष्य द्वारा निर्मित एक पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। एक्वेरियम में ऐसा इकोलॉजी होता है जहाँ का वातावरण जलीय जीवों के अनुकूल होता है। जलघर का उपयोग सजावट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1400। देखिए क्या है। मानवीय विकास के संबंध में हाल में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमो नलेडी। जो अभी जस्ट खोजी गई है उसको होमो नलेडी कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी होमो नलेडी है। मानव के प्रथम जीवाश्म शिवालिका के तलहटी में 1930 में खोजे गए थे। लेविस द्वारा किया गया था। रामापिथेक मानव के जीवाश्म को खोजा गया। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महादेश के नौरोजी जैसे क्षेत्र से माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मानव की उत्पत्ति कहाँ से है, तो उत्पत्ति अफ्रीका महादेश के नौरोजी जैसे क्षेत्र से माना गया। होमोसेपियंस आधुनिक मानव अर्थात जो कि प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन बीइंग है, उनका जो साइंटिफिक नेम है वह होमोसेपियंस है। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर ख़त्म कंप्लीट होती है। दोस्तों इसी तरीके की सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जल्द से जल्द नौकरी पाएं और अपनी मंजिल को पाएं, अपने सपनों को भी साकार करें। दोस्तों इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।